त्रिपाठी जी, आप तैयार हैं? हाँ, आप तैयार हैं? हाँ, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, पेपर वेट जनार्दन पेपर वेट। Oh, Teshi. जी। हाँ। आशीष जी, प्रणाम। आशीष जी। प्रणाम प्रणाम। अशेष जी, अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी। अ, बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग की तरफ से मैं पेपर आप वेट होगा, वहाँ सबों का पेपर होगा सामने पेपर वेट। अनिल त्रिपाठी जी, आप अभी अपने को म्यूट कर लीजिए। हम लोग कार्यक्रम अच्छा। शुरू करते हैं। अभी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, पहले कहानी सुन लेंगे फिर अनम्यूट करेंगे। ठीक है, चलो। स्वागत है। अभी अर्पणा संत सिंह भी जुड़ गई और इंदिरा तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन हमने कथा गोष्ठी श्रृंखला की शुरुआत की थी और यह तय हुआ था कि हिंदी पखवाड़ा हम मनाएंगे और हिंदी पखवाड़े में कुछ गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी। पहले दिन हमने कई 3 कहानियाँ सुनी थी। आज पुनः हम इस कथा गोष्ठी में शामिल हुए हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज में मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारे साथ गाज़ियाबाद से जुड़ी हैं श्रीमती कुमुद रंजन झा। कुमुद गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ टीचर हैं गाज़ियाबाद में, और ये हिंदी की निरंतर सेवा कर रही हैं। बहुत सक्रिय हैं, हिंदी में लिख रही हैं, छप रही हैं। और आज हम ये कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। गृह स्वामिनी ई पत्रिका की ये सक्रिय रचनाकार हैं। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमुद जी हमारे इस बहुत मंच बहुत पर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्ते। और आज हमारे बीच 3 कथाकार हैं। आप सब जो सहयोग संस्था से जुड़े हुए हैं परिचित हैं। श्रीमती विद्या तिवारी सचिव सहयोग से आज विद्या दी अपनी कहानी हमें सुनाएंगी। और हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती रेणु श्री अस्थाना। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। पता नहीं कितने लोगों को याद है, रेणु ने अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया था इसी लौह नगरी से। पिछले 2 दशक से रेणु लिख रही हैं, छप रही हैं। कई सम्मान से इनको नवाजा गया है। इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत ही परिपक्व लेखन है इनका। और आज पुनः आप ही के शहर में रेणु जी इस वर्चुअल दुनिया के माध्यम से आपका मैं स्वागत करती हूँ। बहुत दिन हुए, अक्षर कुंभ में आप राजस्थान से आई थी और आज फिर सुदूर भीलवाड़े से आज हमारे साथ आप जुड़ी हैं। हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी का। अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी किसी परिचय के मोहताज हमारे झारखंड में नहीं हैं। इन्होंने हिंदी भोजपुरी दोनों में ही बहुत लिखा है। इनके उपन्यास छप चुके हैं, कविताएं, कहानियाँ। बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। आज वर्षों बाद त्रिपाठी जी हमारे सहयोग के मंच पर आए हैं। बहुत दिल से आपका मैं स्वागत करती हूँ त्रिपाठी जी। आपने बहुत सेवा की है हिंदी की। आप शिक्षक भी रहे हैं और निरंतर पिछले शायद 4 दशकों से निरंतर लिखते रहे हैं।
आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच जो कथाकार जुड़े हैं उनकी रचनाओं की आप समीक्षा करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और कुमुद रंजन जी भी हमारे बीच हैं। ये भी आज समीक्षक के साथ हम लोग जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर सुनना चाहेंगे। हमारे साथ इंदिरा को मैं देख रही हूँ, बोकारो से शशिकला सिन्हा जी जुड़ी हैं। गृह स्वामिनी पत्रिका की संपादक अर्पणा संत सिंह जी हैं। डॉक्टर सुनील नंदवानी हैं, अरुणा झा हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। और अब समय न लेते हुए मैं अनुरोध करती हूँ सबसे पहले विद्या तिवारी से कि आप अपनी नई कहानी हमें सुनाएं। विद्या दी। विद्या दी आप म्यूट हैं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। हम्म। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। म्यूट कर दिए हैं। हाँ ठीक है, अब शुरू कीजिए, सुनाई दे रहा है। मैं विद्या तिवारी अपनी कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और कहानी का शीर्षक है दुख का एहसास। चौराहे से थोड़ा हटकर सड़क के किनारे साड़ी से अपना मुंह ढापे एक स्त्री बैठी है। उसके सामने टोकरी में कुछ ककड़ी और खरबूजे भरे हैं। उस स्त्री का शरीर कांप रहा है, शायद वह रो रही है। रोए भी क्यों नहीं, उसने अपने इकलौते बेटे गणेश को 2 दिन पहले ही तो स्मशान में जलाया है। कोरोना की भयंकरता से डर कर गणेश 4 महीना पहले ही तो पंजाब से लौटा था। किसी तरह वह भीड़ भाड़ बढ़ने के पहले ही अपने गांव पहुंच गया था। बचाई हुई पूरी की पूरी कमाई को अपने 1 बीघा के खेत में ककड़ी और खरबूजे की फसल पैदा करने के लिए लगा दी। उसकी मेहनत रंग लाई। पूरा खेत ककड़ी और खरबूजों के बतिये से भर गया था। विधवा माँ, पत्नी रधिया और 4 साल की बेटी फूलो बहुत खुश थे। 10 दिन पहले ही रधिया को एक बेटा भी हुआ था। सुंदर भविष्य की कल्पना से पूरा परिवार बहुत खुश था। कौन जानता था कि उनकी खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही है। मुंह अंधेरे ही गणेश खेत से ककड़ी और खरबूजे तोड़ने गया ताकि बाजार में ले जाकर बेच आए। अभी तो उसने 2 बार ही बेचा था, लेकिन अच्छी नकदी मिली थी और इससे वह बहुत खुश था। लेकिन खेत के मेड़ पर अंधेरे में उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे काट लिया। उसकी चीख सुनकर अगल बगल के खेतों में काम करने वाले लोग इकट्ठे हो गए। उसकी हालत देखकर टांग टूंग कर जल्दी से ओझा के पास ले आए। सांप विषैला था। झाड़ फूक कुछ काम नहीं आया। रोते बिलखते परिवार को छोड़कर गणेश चल बसा। किसी पड़ोसी ने उसकी भरी टोकरी घर पहुंचा दी। गणेश की मां का शरीर और मन दोनों सुन्न पड़ गया था। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। ओझा और अंतिम संस्कार करने में घर के बर्तन भी बिक चुके थे। क्या करे? प्रसूता बहू के सूखे चेहरे और आंखों से बहते आंसुओं को देखकर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अपने 10 दिन के पोते फूलों और रधिया को क्या खिलाए, कैसे जिंदा बचाए। गणेश की मृत्यु ने उसे झकझोर दिया था। सुन्न पड़ गए शरीर और लाचार मन से थोड़ी ककड़ी और खरबूजे लेकर आ बैठी थी चौराहे पर। कलेजे पर पत्थर रखने की कोशिश ने उस निर्धन मां को बेटे का मातम मनाने का अवसर भी नहीं दिया था। लोग
सहानुभूति के बदले उसका मजाक उड़ा रहे थे, व्यंग कस रहे थे। देखो, सूतक भी नहीं उतरा और चौराहे पर आ बैठी। गरीब की लाचारी और दुख किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। रोती माँ बेटे के बचपन से जवानी तक की छवि को अपने धुंधली आंखों से देखकर दुख से विह्वल हो रही थी। चौराहे से काफी दूर उसी सड़क पर पीली कोठी में हाहाकार मचा हुआ था। घर का सबसे छोटा बेटा बनारस से लौट रहा था। उसके विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उसकी गाड़ी से ट्रक की टक्कर हो गई। दुर्घटनाग्रस्त परलोक सिधार गया बेचारा। घर के सभी लोग स्तब्ध थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। माँ पछाड़ खा खा कर गिर रही थी। रोते रोते होश खो बैठती। होश आने पर दहाड़ मार कर रोने लगती। बहू बेटे स्वयं गृह स्वामी भी माँ को संभाल नहीं पा रहे थे। कोरोना और तालाबंदी की परवाह नहीं करते हुए एक एक कर सारे नाते रिश्तेदार पड़ोसी इस दुख की घड़ी में आकर हौसला बंधाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दुखद स्थिति को देखकर स्वयं भी द्रवित थे। माँ को संभालना उतना आसान नहीं था। होश में आते ही उनकी हृदय विदारक क्रंदन से सभी का कलेजा फटा जा रहा था। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। नींद की सुई देकर सुलाने की कोशिश की जा रही थी। सभी आशंकित थे कि इस आघात से कहीं उन्हें कुछ न हो जाए। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर नर्स सभी मौजूद थे। घर के अन्य सदस्य भी उनकी देखभाल के लिए वहां पर मुस्तैद थे। कितना फर्क था दोनों माताओं की नियति में। उस निर्धन स्त्री ने अपना इकलौता पुत्र खो दिया था। दुख से सुन्न पड़ी माँ अपने लाल बिछड़ने का मातम भी नहीं मना पा रही थी। उसे तो जैसे काठ मार गया था। लेकिन ऐसी दुस्थिति में भी उसे चिंता थी, अपने दुधमुहे पोते के लिए दूध कहाँ से लाए, पोती को क्या खिलाए, रधिया को कैसे बचाए। दूसरी ओर पीली कोठी के सामने बेटे के दुख से रो रो कर बेहोश हुई जा रही थी। सभी उनके दुख के साझीदार थे। नर्स, डॉक्टर और घर के सभी लोग उनकी तीमारदारी में लगे थे। सभी शंकित थे कि उन्हें कुछ न हो जाए। अपने बेटे के मातम में डूबी माँ अपने होश हवास में नहीं। वहीं वह दूसरी माँ कितनी हतभागिनी थी, जिसे निर्धनता और लाचारी ने बेटे के खोने का दुख और मातम भी मनाने का अवसर नहीं दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत, लेकिन मन भारी हो गया सुनकर। मेरी कहानी समाप्त हो गई। हाँ, कहानी बहुत अच्छी लगी विद्या दी। और कुमुद जन्मेजय जी, फिर सुनाई नहीं पड़ा। हेलो हाँ कुमुद जी। नमस्कार मैम। हाँ, सभी को नमस्कार। विद्या तिवारी मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मार्मिक कहानी के लिए। जूही, हाँ, जूही तुम्हारी आवाज जा रही है कि नहीं? आ रही मेरी है, आवाज ही आ रही थोड़ी है। कम थी। कुमुद जी आपकी कहानी की पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। विद्या दी, आप सुनिए। प्रणाम सभी को। हाँ, सर्वप्रथम विद्या तिवारी मैम, आपको बहुत सुनाई नहीं बहुत पड़ रहा है, शुभकामनाएं। आवाज नहीं आ रही है। आप अपना उसको, आपके तरफ से गड़बड़ है।
हेडफोन लगा लीजिए दीदी, तब ठीक से सुनाई मेरी पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। तुम्हारी आ रही है। आप कथा बोलिए, आप बोलिए। कहानी में भी विद्या मैम की आवाज थोड़ी डल हो रही थी, मुझे कैमरा ऑफ करके कान लगा के सुनना पड़ रहा था। हाँ, बहुत सुंदर कहानी थी, बहुत सुंदर कहानी थी। श्रवण का मोह था, कैमरा ऑफ किया। हाँ ठीक चेहरा है। ना दिखे। हाँ कुमुद जी हाँ। ठीक है। हाँ जी मैम। कथा समीक्षा में जैसे सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं लेखिका को, कथाकार को। विद्या मैम, आप शुभकामना की पात्र हैं। कहानी में जो मर्म है, जो दुख का एहसास, दुख बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो ये माँ का पुत्र शोक का विषय वस्तु लिया, विषय वस्तु स्वयं में इतनी संवेदनशील है, कथा संपूर्ण हो गई शीर्षक से ही, लेकिन जिस तरह से आपने विस्तार दिया वो बहुत काबिले तारीफ था। सभी पात्रों का चयन, और सबसे बड़ी विशेषता है कि पात्र बहुत कम है। कम पात्र होने पर चरित्रों के साथ ज्यादा न्याय हो पाता है। उसकी जो बनावट है, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो भी कथोपकथन है, तो पात्र कम है तो हमें डायलॉग्स भी लिमिटेशन में है, और हम कथाकार के लिए एक बहुत बड़ी शैली होती है, बहुत बड़ी विजय है आपकी कि आपने कम पात्र रखे और बढ़िया से इसको समअप कर लिया। तो इस प्रकार से यह सफल हुआ, क्योंकि पात्र कम थे तो सबका चारित्रिक वर्णन बहुत आसानी से हो गया। और जब हम बात करते हैं डायलॉग्स की, डायलॉग्स थोड़े कम थे, एक दो हो सकते थे। जैसे वो बात विमर्श कर रही है, यदि कोई उसको बचाने जा रहा है तो उस संदर्भ में हो सकता था कि नहीं, मुझे नहीं चुप रहना। इसमें डायलॉग में मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन बाकी सब कुछ इतना उम्दा लगा कि वो बात जो है फिर नहीं आई आगे सामने। और सबसे बड़ी बात भाषा शैली की, भाषा की जो बुनावट है, एक प्रवाह में चल रहा है। जैसे मैम बोल रही थी, लग रहा है कोई कहानी बता रहा है, कल की कहानी, बहुत ताजी ताजी कहानी है, और कोरोना काल से था तो बहुत फ्रेशनेस था इस कहानी में, बहुत ज्यादा मुहावरों का भी प्रयोग था। 3-4 मुहावरे तो ऐसे ही थे जो कि बिल्कुल सटीक जगह पे लगाए गए थे, बहुत फ्रेमिंग के साथ, टेक्निकली मतलब इंजीनियरिंग कहानी के साथ अच्छे से हुई थी। और मुख्य कथा वस्तु कभी भटकी नहीं उस दुख से, उस जो मनोविश्लेषणात्मक जो वस्तु स्थिति थी महिला की, पुत्र शोक जो था, उससे कहानी भटकी नहीं, उसके इर्द गिर्द रही। ये एक अच्छा बात होता है। भटका होने से फिर कहानी जो है पाठकों को बांधने में उतनी सफल नहीं होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उद्देश्य के तौर पे लेखिका जिन मूल्यों को दर्शाना चाह रही थी उसे दर्शाने में सफल रही हैं। समाज पर एक, और उसकी असंवेदनशीलता पर यह करारा व्यंग है। प्रासंगिकता आज भी है, और मुझे नहीं लगता हम इतने नैतिक कभी हो जाएगा हमारा समाज कि भविष्य में भी ये कहानी प्रासंगिक ना हो। एक तरह से हम इसे कालजयी कहानी, समय की कहानी के तौर पर देख सकते हैं। मार्मिक कहानी है, वैज्ञानिक चिंतन और मनोविश्लेषण है नारी का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कथाकार को। पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी, आपने इतनी अच्छी इतने ध्यान पूर्वक आपने कहानी सुनी और आपने कहानी के हर पहलू पर अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी श्रोताओं को मैं बता दूं कि कुमुद जी की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और ये खुद बहुत अच्छी कथाकार हैं। इनका साझा संग्रह भाव क्षितिज और भाषा सहोदरी लघु कथा संग्रह एक है। तो और ये लगातार इनकी रचनाएं कादम्बनी में और गृहस्वामिनी पत्रिका में हमेशा छपती रही हैं। और न सिर्फ गाज़ियाबाद बल्कि छत्तीसगढ़ और ये मथुरा और नोएडा, अन्य जगहों से, भोपाल वगैरह से भी इनकी रचनाएं सदा प्रकाशित होती रही हैं। हम सचमुच आभार व्यक्त करते हैं कुमुद जी आपका। आपने मार्गदर्शन भी किया। आपका आभार मैम, आमंत्रित करने के लिए। हाँ धन्यवाद। और अब हमारे बीच कहानी सुनी मैंने। और अब हमारे बीच जुड़ी हैं सुदूर राजस्थान से श्रीमती रेणु अस्थाना जी। रेणु अस्थाना जी का मैंने परिचय आपसे करवाया। रेणु भी पिछले 2 दशक से लगातार लिख रही हैं, छप रही हैं और सम्मानित भी होती रही हैं। इनकी कई रचनाओं पर इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रेणु जी आपका। नमस्कार। मैं
आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हाथी है। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, मैं शुरू कर रही हूँ। बाबा, हाथी बहुत गंदा होता है ना बाबा। अपनी ढेर सारी छोटी बड़ी गाड़ियों को एक दूसरे पर चढ़ाते टकराते रोहित ने बालू से पूछा, जो डॉक्टर कार्तिक के लॉन में किनारे किनारे गुलदाउदी के पौधे लगा रहा था। कौन बोला बाबू, हाथी काहे वास्ते गंदा होता है? हाथ में पकड़े पौधों को बहुत ही कोमलता से मिट्टी में रोपते बालू ने हंसकर रोहित को पलट कर देखा। वह सबको मारता है, पटक पटक कर मारता है। बच्चे ने अपनी गाड़ियों को एक दूसरे पर पटकते हुए समझाया, कल पापा तुमको और मम्मी को बता रहे थे ना कि एक दिन रात को सब्जी वाले चौराहे पर एक हाथी ने किसी आदमी को मारा था, दौड़ा दौड़ा कर अपने बड़े से पैर के नीचे। रोहित ने गाड़ी के साथ अपने शब्दों को भी खींच खींच कर पापा की कही बात बताई। बालू चुपचाप पौधा लगाता रहा। रोहित गाड़ियों पर गाड़ी चढ़ाकर खुश होता रहा। इस तरह कुछ देर तक दोनों चुपचाप अपने अपने काम में व्यस्त थे। बाबा, हाथी क्यों सबको मारता है? अपनी सारी गाड़ियों को झूले पर फेंक बच्चा फिर अपने प्रश्न के साथ लौट आया। बालू के बगल में बैठ उसने क्यारी से निकाली मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। हाथी क्या सबको मारेगा बाबू? खिन्नता से उसने क्यारी की लाल मिट्टी को देखा था। साला एक आदमी मरा तो इतना चिल्ला चिल्ली, जब ढेरन हाथी मरे तब कुछ नहीं। अजीब विधान है ठाकुर का। अपने आप में कहता बालू ने हाथ में पकड़े गुलदाउदी के पौधे को टुकड़े करके मिट्टी में गाड़ दिया। क्या बोले बाबा आप, क्या बोले? रोहित मिट्टी जमीन पर डाल बालू के पास और पास खिसक आया। कुछ नहीं बाबू, तुम जाके खेलो, देखो वहां सारी गाड़ी उल्टी पड़ी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप बताइए आप क्या बोले? हम बोल रहा था कि काहे हाथी काहे वास्ते कोई को मारेगा? अरे वो बेचारा तो खुदे भूख से मर रहा है, तो खाना क्यों नहीं खाता? जानते हो बाबा, मेरी किताब में लिखा है हाथी गन्ना खाता है, हरी हरी पत्तियां खाता है। मिट्टी से उठो बाबू। बालू ने रोहित को मिट्टी से उठाते हुए कहा, चलो यहाँ से अब, इस सब बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। बच्चा हो तुम, बच्चा, समझे? रोहित के कपड़े से मिट्टी झाड़ बालू ने उसे फिर से झूले पे बिठा दिया। तुम अब यहीं से बात करो, नहीं तो ये साफ साफ कपड़ा गंदा हो जाएगा, मम्मी मारेगी तब। बाबा, तुमने हाथी देखा है? बालू के चेहरे पर बच्चों से चमक उभर आई। हाँ बाबू, देखा है। हाथी ही नहीं, उसका परिवार, बच्चा, सब देखा है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने छोटे छोटे बच्चन को बड़ा बड़ा हाथी चारों तरफ से घेर के झुंड में ले चलता है। बहुत छोटे बच्चा को तो अपने पैर के बीच में ले चलता है। बालू ने अपने अंगूठे को सर से उतार दोनों पैर के बीच में डालकर चल के दिखाया। वाह रे ठाकुर, आह रे ठाकुर की लीला। खुद से बड़बड़ाते बालू ने आंख बंद कर दोनों हाथ आकाश की ओर जोड़ दिए। आपने बहुत सारे हाथी देखे? रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ बाबू, झुंड का झुंड। हमने तो 2 देखे। बच्चे ने अपनी बीच की 2 उंगलियां उठाकर बालू को समझाया। बालू बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां देख के हंस पड़ा। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में बाबू। और अब वह फिर से पौधों को उठाए क्यारी में लग गया। नहीं, चिड़ियाघर में भी रहता है। मैंने लखनऊ में देखा था, अपनी नानी के साथ, पापा के साथ उसकी पीठ पर मैं बैठा भी था। वो तो बंधक जानवर हुआ बाबू, पर हाथी का अपना घर तो जंगल ही है, जैसे तुम्हारा मुरादाबाद में है। फिर वह जंगल से चौराहे पर कैसे आता है? रोहित को आश्चर्य हुआ था। यहाँ जंगल है कहाँ बाबा? मैंने तो नहीं देखा। जंगल है बाबू, बहुत दूर। वो पहाड़ देख रहे हो? बालू ने कई किलोमीटर दूर चारों तरफ फैले दलमा पहाड़ को दिखाकर बच्चे को समझाया। वो पहाड़ के पार जंगल है। वहां शेर है? नहीं, स्टैग है और खरगोश। बच्चे ने अपने ढेर सारे छोटे छोटे प्रश्नों से बालू को बच्चा बनाकर वर्षों पीछे जीते उस जंगल में पहुंचा दिया, जहां बहुत कुछ खत्म होने के बाद आज भी घने बांस, सागवान और पलाश से घिरी छांव है। खट्टे मीठे बेरों की
खुशबू बिखेरती झाड़ियां हैं, ढेरों जड़ी बूटियों की लताएं हैं। जहां फूल के टेसवे रंग से रंगी प्रकृति, आम की कच्ची पक्की खुशबू, मांदर के नाद के साथ जब बाउली होती है, तो जंगल को जीते मनुष्य ही नहीं, जानवर भी बंधन मुक्त होकर उन्मादित हो जाते हैं। वे अपनी अपनी खुशियों को अपने अपने सुर ताल में बिना किसी दांव पेच के ढूंढने लगते हैं, जीने लगते हैं आकाश से पृथ्वी के बीच की उस हर परत को जो मनुष्य की नसों में प्रकृति के बदलाव से स्पंदन, उन्माद और ठहराव की जमीन तैयार करते हैं। जहां पहले पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए किसी को लूट लेने का लोभ नहीं था, किसी से उसका हक छीन लेने का धर्म नहीं था, बस प्रकृति को जी लेने का एक उन्माद था, एक खुशी थी। सुंदर संसार, मोटे होठ बचपन को जीते हिल उठे, आंखें बंद किए कुछ देर तक यूं ही वह अपने बचपन के संसार में हिरन सा कुलाचे भरता दौड़ता रहा, नाचता रहा, गाता रहा। का फूल फूल गेल रे वन में चरका दी से, सरई फूल फूल गेल रे वन में चरका दी से। क्या गा रहे हो बाबा? बंद आंखों से धीरे धीरे गुनगुनाकर झूमते बालू को देखकर रोहित ने झूला आगे बढ़ाकर बालू को छुआ था। बालू तुरंत रोपे गए पौधों की तरफ सिकुड़ गया, आंख खोल धीरे से हंस पड़ा हुआ, पर आंखें कारखाने की धुएं भरी जलन से जैसे जलने लगी। सारे पौधों को समेट एक पेड़ की छांव में रखकर वह बच्चे को आकर झुलाने लगा, हथेली की जोर से धीरे धीरे। ये पहाड़ देख रहे हो? बालू ने दूर तक फैले दलमा के पहाड़ की ओर फिर से रोहित को दिखाया था। बहुत पहले पहाड़ के ई पार और ऊ पार सब जंगले जंगल था, ढेर सारा जंगल। हमरा बाबा का बाबा सब यहीं जन्मा, यहीं जिया। तब हम बहुत सुखी था, बहुत खुश। लकड़ी, पत्ता, फल, बहुत कुछ यहाँ था, मांसो भी। हम लोग सुखी था। हाँ बाबू, बहुत सुखी, पर अब सब गुमा गया। ये पढ़ा लिखा मनुष्य पहले जंगल काटा, बाघ हरिण मारा, बम से पहाड़ उड़ाया और हाथी भी मारा बाबू, और सब बिका दिया। न जाने कहां हमरा भी जनावर का कुछ नहीं छोड़ा। वो लोग बाबू बन गए, राजा आदमी, और हम बेघर। हम मानुष तो जी लिए कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ के, पर ये जनावर दूसरा जंगल कहां से पाए? इनका तो सब गुमा गया ना बाबू, कैसे समझाएं? तो दूर पहाड़ को देखते बालू ने दोनों हाथ सर पर टिका दिया। न चाहते हुए भी उसके सामने सफेद सफेद महुए से पटी जमीन घूम गई। उसकी तीखी खुशबू से बालू की नसें तन गई। हंस दिया वह, अपना सर झटककर नदी के मटमैले पानी से हंसी। अब तो बस ये पहाड़ बचा है और टुकड़ा टुकड़ा टूटा कटा जंगल। मुट्ठी भर जनावर बेचारा बौड़ा रहे हैं, भटक रहे हैं, खाने के वास्ते, सोने के वास्ते। हाथी भी भटक रहा है बाबू, यही में कहीं धान पाता है तो कहीं पत्ता, कहीं हड़िया। धान पाए तो पेट भरता है और हड़िया पाए तो मत। फिर क्या करे? बेचारा बौड़ाता है इधर उधर। लोग सोचते हैं हाथी पागल है, बोका है। लोग उसे दौड़ाता है, मारता है, तमाशा देखते थे। और हाथी बेचारा भागता है, दौड़ता है इधर उधर अपने को बचाने के वास्ते। तुम ही बताओ बाबू, क्या करे बेचारा? जब ईंटा पे ईंटा डंडा उसके शरीर पर पड़ता है तो घाव लगता है ना बाबू, तब वो भागता है मारने के वास्ते। लोग कहते हैं कि हाथी पागल है, मारता है, दौड़ाता है। नहीं बाबू, ये आदमी लोग पागल है, ये पढ़ा लिखा आदमी। बाबू सो गया? बालू ने देखा रोहित झूले की पीठ से सटा लुढ़का हुआ सो गया था। सो गए? ऐसे ही सब सो जाते हैं, कोई नहीं सुनता। जंगल, जनावर। धन्यवाद। हेलो। हाँ, बहुत अच्छी। बहुत 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 अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी, एकदम प्रासंगिक और बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी। और कुमुद जी? बहुत सुंदर। वो मैं वीडियो ऑफ करती हूँ मैम, कान में लगाने के लिए, आवाज उतनी क्लियर नहीं आती इसकी। अच्छा ठीक है। जब सुनती हूँ कान में लगा होता है इसकी, और कोई बात नहीं। अभी हाजिर होती हूँ। रेनू मैम बहुत 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 शुभकामनाएं
अच्छी बहुत कहानी, सारी। बहुत अच्छी कहानी। बहुत अच्छी कहानी, एकदम बिल्कुल ले गई फ्लैशबैक में, और हम जी रहे थे उस कहानी को। हमें लग रहा बहुत था अच्छी कहानी, कि बहुत रोहित और बालू के आनंद साथ आया, हम भी बिल्कुल। पात्र हैं, हम दर्शक हैं, हम श्रोता हैं, दोनों बात कर रहे हैं और दोनों के बीच में हम लोग हैं उपस्थित। तो समीक्षा कुछ इस प्रकार है। शीर्षक हाथी, कथाकार रेणु अस्थाना, और जो पात्र हैं दो ही थे, रोहित थे, बालू। कहानी जो इर्द गिर्द घूमती है इन्हीं दोनों पात्रों के वार्तालाप के इर्द गिर्द घूमती है। आपका ये म्यूट हो गया, आप अनम्यूट हो जाइए, आपका म्यूट हो गया है। किसने कर दिया? हाँ, एक बाल म्यूट कर। सुलभ, ओके, बाल सुलभ प्रश्न थे, प्रश्नों के पुंज थे, एकदम बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न जो एक बच्चा पूछता है और उसकी सरलता से जवाब दिया जाता है। ऊपर से कथानक, 3 बिंब एक साथ, 2 जनरेशन की वार्तालाप, 2 पीढ़ियां, पर्यावरण संबंधी, किसी खास सेगमेंट को नहीं ले रही है कहानी। कथानक की मुझे ये अच्छी बात ये लगी कि विद्यालयों के लिए भी बहुत अच्छी है, छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। हम नागरिक पढ़े, हमें भी अच्छा लगा कि हमें पर्यावरण के प्रति इतना संवेदनशील होना चाहिए। तो कथानक जबरदस्त है, सबसे जो बड़ी बात है कथानक बहुत जबरदस्त है। जो विषय वस्तु का चयन है वो बहुत सुंदर लगा। ऊपर से संवाद, इतने छोटे छोटे क्यूट संवाद थे। भाषा शैली में आंचलिकता का प्रभाव था। मुझे जो कुछ संवाद बड़े पसंद आए, जो बिंब भी प्रस्तुत करता है, इतना हाथी मरता है तब कुछ नहीं होता है, कितना सटीक सवाल है। किसी एक बात पे हम हंसते हैं और उसके बाद हम जो है उसमें बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा संवेदनशील नहीं रहते हैं। अभी हाल ही में घटना हुई थी, आपने देखा था, और बच्चा क्या का भूल हो गई ले जंगल काटने से, जब वो अपने पुराने दिनों में जाता है, वहां के भी संवाद थे, वो बड़े खूबसूरत थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, संवाद का जो संयोजन था वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी बुनावट कसावट के साथ। और भाषा शैली में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, प्रवाह था। और प्रवाह से मेरा तात्पर्य ये है, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा निजी विचार है, कथा वो श्रेष्ठ जिसमें कविता बहे, और कविता वो श्रेष्ठ जिसमें कहानी जन्मे। एक कविता पूरी कहानी तो ऐसे प्रकार की लगी कि एक कहानी तो है लेकिन वो बह रही है एकदम अविरल प्रवाह से, बहुत सुंदर से बह रही है और सबको बांधे रखी थी। आपने देखा सबका रिएक्शन, और आंचलिकता का प्रभाव है भाषा शैली पे, और वो रोचक बना रही है कहानी को। हाँ, हो सकता है जो इस भाषा के ना हो वो ना समझे, मैं तो इसी मूल की हूँ, मेरा तो डीएनए वही है, भागलपुर की हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मुख्य कथा वस्तु को आधार मानकर शीर्षक भी बिल्कुल सार्थक, बहुत सार्थक शीर्षक के साथ, उद्देश्य पूरा करने में बिल्कुल सफल कथा। लेखिका को, कथाकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक सुंदर कथा सुनाने के लिए, हमें इसका सहभागी बनाने के लिए शुभकामनाएं मैम। रेणु मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? रेणु, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वर्षों बाद झारखंड के प्रबुद्ध श्रोताओं ने आपकी इस कहानी का आनंद उठाया है। आपको अनेक अनंत शुभकामनाएं। और धन्यवाद, खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपको तो फेसबुक पर हम लोग पढ़ते भी हैं, और आपकी रचनाएं, कुछ प्रकाशित रचनाएं भी हमने, कहानियां भी पढ़ी हैं। अक्षर कुंभ में हम सब ने आपको सुना भी है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। संध्या कुछ कहना चाहती हैं? हमारे साथ डॉक्टर संध्या सिन्हा जुड़ी हुई हैं। संध्या, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार आप सभी को, सभी प्रबुद्ध जनों के बीच। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस यही कहना चाहती हूँ कि जंगल, पहाड़, पर्वत आज जिस प्रश्न से जूझ रहे हैं, और जहां जाकर के मानवता भी अब शक के घेरे में चली आ रही है, उस बिंदु को यह कहानी छू रही है। यही इस कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। और ये आज का जो प्रश्न है, पर्यावरण का प्रश्न, आज का सबसे मौजू प्रश्न है, सबसे सामयिक प्रश्न है। उस प्रश्न की संवेदना पर यह कहानी
हाथ रख रही है, उंगली रख रही है, ये इस कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत आपकी कहानी के लिए आपको बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संध्या। और आज हमारे साथ आप सबों के चिर परिचित प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी भी मौजूद हैं, और मैं बहुत आदर के साथ त्रिपाठी जी से अनुरोध करती हूँ कि पहले आप अपनी एक कहानी सुनाएं, फिर हम लोग आपके विचार भी सुनेंगे, आपसे मार्गदर्शन भी पाएंगे। श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी। और इस बीच मैं देख रही हूँ डॉक्टर पूनम सहाय जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर आशा गुप्ता हैं, सुधा गोयल जी हैं। आप सबों को बहुत बहुत मैं सहयोग के इस मंच पर, डॉक्टर उमा सिंह हैं, आप सबों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूर्वी घोष जी को भी मैं देख रही हूँ। पूर्वी, आपका भी सबों का स्वागत है। चलिए हम सब ध्यान से सुनेंगे आज। धन्यवाद जी मैडम, धन्यवाद। श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी को। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। कहानी का शीर्षक है अभी समय है। त्रिपाठी जी, एक सेकंड। कुछ हो गया है सर का? हाँ। हेलो, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। त्रिपाठी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, ठीक है? हेलो, माइक नहीं। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अच्छा ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। कहानी का शीर्षक है अभी समय है। डॉक्टर सुचेता ने महसूस किया कि माला ऐसा कुछ जानती है जो उसे परेशान किए हुए है। वह कुछ पूछती कि भीतर से प्रोफेसर आलोक ने आवाज दी थी, सुचेते इधर आओ, जल्दी। आती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, पढ़ो आज की मनहूस खबर। प्रोफेसर आलोक ने अखबार डॉक्टर सुचेता की ओर बढ़ा दिया था। डॉक्टर सुचेता अखबार लेकर पढ़ने लगी थी। तस्वीर के साथ मोटे अक्षरों में छपा था, साम्यवाद की प्रखर आवाज सदा के लिए खामोश। इसी के ठीक नीचे कुछ पतले अक्षरों में लिखा था, प्रोफेसर लोकेश समदर्शी अंबेडकर चौक पर मृत पाए गए, लाश को कुत्तों ने नोच डाला था। समाचार पढ़कर डॉक्टर सुचेता ने लंबी सांस लेते हुए प्रोफेसर आलोक की ओर देखा था और कहा था, यह तो होना ही था। फिर गहरी उदासी के साथ अखबार को मेज पर रख दिया था। प्रोफेसर आलोक के चेहरे पर शोक की मोटी लकीरें उभर आई थी। प्रोफेसर लोकेश उन्हीं के कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। वे अपने विवादित विचारों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते थे। माला पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर समझदार बहुत थी। क्या हुआ मेम साहब, कहती हुई वह अखबार पर झुक गई थी। तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसके मुंह से निकला था, अरे ये तो प्रोफेसर साहब हैं। इन्हीं का लाश तो वहां अंबेडकर चौक पर पड़ा है। कुकुर सब लाश का बहुते बुरा हाल कर दिया है। भगवान ऐसा मौत केहू का जिन दे, कहकर माला किचन में चली गई थी। डॉक्टर सुचेता को पता था कि माला कभी प्रोफेसर लोकेश के घर भी काम करने जाया करती थी, पर अब नहीं जाती। उसी से मालूम हुआ था कि प्रोफेसर लोकेश का सारा परिवार बिखर गया है। 3 मंजिला मकान है, मगर रहने वाला कोई नहीं। कहने को तो उन्हें एक लड़का और एक लड़की है। लड़का क्रिश्चियन लड़की से शादी करके ईसाई हो गया है। सुना है केरल में कहीं रहता है, यहाँ नहीं आता। लड़की ने भी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करके धर्म परिवर्तन कर लिया है। प्रोफेसर लोकेश तो पहले से ही शराब और शबाब के आदी रहे हैं। उनकी पत्नी सरला देवी ने परिवार को संभालने की दम भर
कोशिश की थी, लेकिन संभाल न सकी थी तो आत्महत्या कर ली। प्रोफेसर लोकेश इधर कुछ महीनों से मनोविक्षिप्त सी हरकतें करने लगे थे। रोज शाम को शराब पीकर अंबेडकर चौक पर पहुंच जाते थे और चबूतरे पर खड़े होकर मुट्ठी से माइक की मुद्रा बनाते हुए भाषण दिया करते थे। प्रोफेसर आलोक ने डॉक्टर सुचेता का ध्यान भंग किया था। विचार ही मनुष्य के चरित्र का सर्जक है सुचेते, वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। प्रोफेसर लोकेश का संपूर्ण चरित्र उनके चिंतन का ही मूर्त रूप था। डॉक्टर सुचेता कोई क्रिया नहीं दे रही थी, सिर्फ सुन रही थी। प्रोफेसर आलोक अमौन हो गए थे। उनकी स्मृति में प्रोफेसर लोकेश के उस भाषण का एक अंश उतर आया था जिसमें उन्होंने भोगवाद की जमकर वकालत की थी। सेक्स भी एक भूख है, अतः भूख का समन होना चाहिए, दमन नहीं। और इसकी तृप्ति के लिए किसी भी नारी देह को निमित्त बनाया जा सकता है। इसमें हमारी देह को कोई एतराज भी नहीं है। एतराज सिर्फ हमारी पुरातनपंथी सोच को है। एतराज उस मिथ्या नैतिकता और सामाजिक मर्यादा को है जिसे हमने ही बनाया है, प्रकृति ने नहीं। इसलिए इस बंधन को हमें ही तोड़ना होगा और तभी हम स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निजता के साथ प्राकृतिक जीवन जी सकते हैं, जिसमें पत्नी देह और किसी पर नारी देह के मध्य नैतिकता का तथा मर्यादा का कोई बंधन नहीं है। मेम साहब, आज आदमी जानवरों से बदतर हो गया है। माला कमरे में झाड़ू देती हुई सहसा बोल उठी थी। प्रोफेसर आलोक अतीत की धुंध से निकलकर वर्तमान के प्रकाश में आ गए थे। क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? डॉक्टर सुचेता माला के कहने का आशय समझते हुए भी पूछ पड़ी थी। वह जानती थी कि माला अनपढ़ अवश्य है, किंतु उसकी समझ और तर्क शक्ति अद्भुत है। अन्य स्त्रियों की तरह वह निरर्थक और अनावश्यक बात कभी नहीं करती। माला झाड़ू लेकर उनके निकट आ गई थी। वीआईपी कॉलोनी के कथा आप ना सुने का, सुने तो होवे ही, मगर हमसे सुने चाहत है तो सुने। उसने झाड़ू जमीन पर फेंक कर दोनों हाथों को कमर पर रख लिया था। परसों की बात है, अपना मेयर साहब अतना पढ़ा लिखा अफसर बाकी अपनी बिटिया के संगे जबरदस्ती करने लगा। बेचारी शोर मचावे लगई तो अगल बगल का लोग पहुंच गया और तब कौनों तरह बेचारी का इज्जत बचा। माला कहते कहते रुक गई थी। प्रोफेसर आलोक ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ खिंचाव सा आ गया था। अपने को सहज करते हुए उसने फिर से कहना शुरू किया था। हमारा पड़ोस में स्टेट बैंक का मैनेजर साहब रहता है। उनका पत्नी का कादू नाम है उसका, हाँ आकांक्षा, काली तक मास्टरनी रहे, आज अपना इज्जत बेच के वाइस प्रिंसिपल बन गया है। उसको तनिको मलाल ना है कि तुझ को पावे बधे का कुछ महान खो दिया है। माला या शहर की ताजी खबरों का लाइव ब्रॉडकास्टिंग चैनल लग रही थी। मैनेजर साहब मकान का एक हिस्सा जवान लड़का लड़की को भाड़ा पर दे दिया है। दोनों अविवाहित हैं, बाकी विवाहित का माफिक रहता है। सबको खराब लगता है, बाकी मैनेजर साहब कहता है कि दोनों बालिग है, साथे रहता है। एमे हर्ज का है। एगो औरो कथा है, कहे लायक तो ना है, बाकी कहिए देते। माला अब जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई थी। दरोगा रन बहादुर के एक बिटवा है पप्पू, बहुते दुलार से पाले पोसे रहे, बाकी वो बेशरम मर्द होके मर्द से शादी कर लिया है। सारा मुहल्ला में थू थू होत है। कौन दो बियाह बता रहा था वो? माला नाक पर उंगली रखकर याद करने की कोशिश करने लगी थी कि प्रोफेसर आलोक के मुंह से निकला था समलैंगिक ब्याह। हाँ ये दरोगा साहब तो वही दिन ने घर त्याग दिए। दरोगाइन जहर खा ली, बाकी पपुआ कुलबोरना के कौनो फर्क ना है। दिन भर मुच्छंड मेहरी का संगे गुलछर्रा उड़ावत है। कहता है ये ब्याह के सामाजिक मान्यता दियावे बधे तगड़ा लड़ाई लड़ेगा। माला निर्बाध बोले जा रही थी। प्रोफेसर साहब, आदमी को हो का गया है, ऐसा घिन्न कर्म तो कोनो जानवरों ना करत है। बाकी आदमी को देखो, देह मानुष के मगर कुल कर्म अमानुष के काहे। प्रोफेसर आलोक कुछ कहते कि तभी वातावरण में किसी की आक्रोश, खीज, व्यंग और जहर उगलती आवाज गूंज उठी थी। क्योंकि वह शिक्षित है, सभ्य है, कानून का निर्माता, व्याख्याता और रक्षक भक्षक सब कुछ है। सभी ने नजरें उठाकर देखा था। सामने कामेश्वर प्रसाद खड़े थे। वे वहां कब आ गए थे किसी को पता नहीं चला था। प्रोफेसर आलोक और डॉक्टर सुचेता हड़बड़ा कर उठ खड़े हो गए थे।
कामेश्वर प्रसाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उनके पड़ोसी मित्र भी। प्रोफेसर आलोक ने उनको हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया था। वे उनके आज के रूप को देखकर विस्मित थे और चिंतित थी। डॉक्टर सुचेता चाय नाश्ते का प्रबंध करने के लिए रसोई में चली गई थी। माला भी उठकर पोछा लगाने लगी थी, लेकिन उसके कान इधर ही लगे थे। कामेश्वर प्रसाद बड़े ही विनम्र, प्रसन्नचित्त, मिलनसार और विनोदप्रिय स्वभाव के व्यक्ति हैं। प्रोफेसर आलोक ने उन्हें कभी उदास नहीं देखा था, लेकिन आज वे बड़े तनाव और अवसादग्रस्त दिख रहे थे। आंखें लाल और सूजी हुई थी, लगता था सारी रात सोए नहीं थे। प्रोफेसर आलोक ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा था, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। साफ साफ कहिए, आप मेरे पड़ोसी ही नहीं मित्र भी हैं। आत्मीयता का संस्पर्श पाकर कामेश्वर प्रसाद अबोध बच्चे की तरह फूट पड़े थे। प्रोफेसर आलोक ने उनका सिर कंधे पर रख लिया था और उनकी पीठ सहलाने लगे थे। डॉक्टर सुचेता ने चाय का प्याला उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा था, ऐसा क्या हो गया भाई साहब, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाभी जी, और ठीक होने के लिए बचा ही क्या है, अपना तो संसार ही उजड़ गया। कामेश्वर प्रसाद सिसक पड़े थे। आखिर बात क्या है, कुछ बोलिए भी तो, बताएंगे तो मन हल्का हो जाएगा। प्रोफेसर आलोक ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए फेरते हुए पूछा था, कैसे कहूं, कहा भी तो नहीं जाता है। कामेश्वर प्रसाद ने बहोरी से आंसुओं को पोंछा और हिम्मत बटोर कर कहना शुरू किया, कल रात कामिनी को मैंने अपने ही ड्राइवर के साथ गलत करते हुए पकड़ लिया था। उस समय मेरे दिल पर क्या गुजरा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। देह में मानो जान ही नहीं थी, कंठ सूख गया था, आंखें फटी फटी सी उनकी बेशर्मी को देख रही थी। बड़ी मुश्किल से जबान हिली। कामिनी, तुम्हें कौन सा सुख नहीं दिया है, धन दौलत सुहरत कार बंगला 4 सा बेटा सब कुछ तो दिया है, कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने अब व्यभिचार। खबरदार, जो दोबारा व्यभिचार शब्द मुंह से निकाला। कामिनी बीच में बात काटकर नागिन सी फुफकार उठी थी। आपसी रजामंदी में व्यभिचार कोई अपराध नहीं है जो तुम धौंस दिखा रहे हो। और याद रखना, तुम मेरे पति हो, मालिक नहीं। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ, इसलिए मेरी निजता को ठेस पहुंचाने और स्वायत्तता पर आक्रमण करने की भूल भविष्य में मत करना। तुम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, मेरी पर्सनल लाइफ के नहीं, समझे। कामेश्वर प्रसाद की आंखें फिर से सजल हो उठी थी। प्रोफेसर आलोक भी उनकी असहाय अवस्था देखकर कम आहत नहीं थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किन शब्दों में उन्हें ढाढ़स दे। तभी वहां माला आकर खड़ी हो गई थी, निपट गंभीर किसी दार्शनिक की तरह, और फिर उसी गंभीरता से बोल पड़ी थी, धिक्कार है ऐसा पढ़ाई लिखाई। अरे जंगल जंगल भटके वाला राम, गाय गोरू चराए वाला कृष्ण, दोनों को कम पढ़ा लिखा था का नहीं जानता था वो। कौन अकाल दुकाल नहीं देखा था। दोनों फतिये विपतिये में तो पैदा हुआ, जिया मरा, बाकी अपने खातिर ना सबके खातिर, और फिर सबका भगवान बन के दोनों अमरो हो गया। माला का एक एक वाक्य सभी को सुखद आश्चर्य से अभिभूत कर रहा था। वो अनरुके बोले जा रही थी, आज कि जे कुछ हो रहा है उसका कसूरवार कौन है, हम ही तो हैं, तब्बे तो भोग रहे हैं। अब वो समय है कि हम चेतें, आप पढ़ाई लिखाई के कौन उत्तम राह खोजें, ना तो आए वाला दिन एहू से खराब होगा। माला अपनी बात खत्म करके तीव्र गति से मुड़ी थी और दरवाजे से बाहर निकल गई थी। प्रोफेसर आलोक, डॉक्टर सुचेता और अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद अवाक सा मुख एक दूसरे का मुख देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह पर जमाने भर की काली पुत गई है और वह चाह कर भी उसे पहुंच नहीं पा रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुरुद्ध जी। मैं सहयोग संस्था के अध्यक्ष महोदया आदरणीय डॉक्टर जूही समर्पित जी के आदेश अनुसार कहानी की समीक्षा करती हूँ। आज जो हमने कहानी अभी आदरणीय अनुरुद्ध जी से सुनी, अभी समय है, बदलते परिदृश्य में हम किन मूल संस्कृतियों को खो रहे हैं, या कौन से संस्कार, किन संस्कारों से हम दूर जा रहे हैं और कौन से संस्कार हम पर हावी हो रहे हैं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत
खाका प्रस्तुत किया, चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें संभ्रांत परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, समाज हमारा उन्नत शिखर की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर सुचेता, डॉक्टर आलोक बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। ये मध्यम वर्ग का ऊपरी उच्च भाग है, या आप ये भी कह सकते हैं हाई सोसाइटी, उच्च वर्ग, जहां आज की जो आबो हवा है उसमें कुछ परिवर्तन है, जैसे समलैंगिक संबंध हो गए, या जो लोगों के बीच में संबंधों को जिंदा रखने के लिए किसी भी तरीके से उस चीज को खुलेआम अपना लेना, वही समाज की जैसे नियति बन रही है या समाज उसे सही मान रहा है, उस पर भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया। माया सामान्य रूप में है, लेकिन माया हर एक उस घटना को जानती है जो हमारे आसपास घट रहा है, और उसे वह अपनी देशज शब्दावली में प्रस्तुत कर रही है। वो लोगों के बीच में एक चेतना जगाना चाहती है कि समाज में यह हो रहा है, और पढ़ा लिखा समाज अगर ऐसा करता है तो हम मूल्यबोध और नैतिक मूल्य किसे कहेंगे। कहानी का अंत घूमते घूमते वहीं आ जाता है जहां डॉक्टर सुचेता और डॉक्टर आलोक एक दूसरे को देख रहे हैं और वे बिल्कुल निशब्द हैं। परिवर्तन की सारी उम्मीदें जैसे विफल हो रही हैं, और कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे कटघरे में हैं और न जाने कितनी दृष्टि, कितने प्रश्न उनकी ओर हैं। तो ये बिल्कुल ही प्रासंगिक चीज है। आज आपको हमारे समाज में ये सारी चीजें घटित होती नजर आएंगी। सशक्त चरित्र चित्रण किया है इन्होंने। सारे के सारे संवाद जो आपस में संवाद हुए हैं, वो संवाद भी अपने में परामर्जित हैं। साथ ही साथ चरित्र और कथन बिल्कुल सटीक हैं। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जो संवेदनाएं हैं, जो बात है, साम्यवाद की बात जो प्रारंभ उन्होंने की, चौराहे पर एक मृत्यु हुई है और उस पर ब्यौरा चल रहा है, विवरण चल रहा है। धीरे धीरे बातें आगे खुलकर आई, घर की परिवार की बातें हुई, भाड़े में जो लोग हैं उनकी बातें हुई। ये सारी चीजें उन प्रसंगों को जोड़ रही हैं कि हम जितने बुद्धिजीवी वर्ग में आगे कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या उसको इंट्रोस्पेक्ट की जरूरत है, अंतर्दृष्टि की जरूरत है, क्या परिवर्तन वाकई चाहिए। और ये सारी बातें कहती हैं कि नहीं, अभी भी सोचो, अभी भी समय है। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमा सिंह, आपने बहुत अच्छी समीक्षा की, और जितनी सुंदर कहानी थी, जितनी सामयिक यह कहानी थी, उसकी आपकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले दिनों अमृता प्रीतम को पढ़ रही थी, और उन्होंने लिखा है एक जगह पर कि हर कहानी का एक मुख्य पात्र होता है, और जो कोई उस मुख्य पात्र बनाने का कारण बनता है, चाहे वह उसका माहौल हो या उसका महबूब हो, वह उस कहानी का दूसरा पात्र होता है, वह कहानी का दूसरा पात्र होता है। और कहानी की राह से गुजरते लोग हादसे या उन पात्रों के चलने, बैठने, देखने के लिए कहानी महल की सीढ़ियाँ, चबूतरे और खिड़कियाँ कहे जा सकते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और मैं सोचती हूँ कि हर कहानी का एक तीसरा पात्र भी होता है, और वह होता है पाठक, या आज के इस मंच पर वर्चुअल वर्ल्ड में हम कहें तो श्रोता। हम सब उस कहानी के तीसरे पात्र थे जो बड़े मंत्रमुग्ध होकर इस सामयिक विषय बिल्कुल सही कहानी सुन रहे थे और उसे गुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको त्रिपाठी जी, बहुत ही समसामयिक आपने ये कहानी प्रस्तुत की। और कुमुद जी, आप कुछ कहना चाहती थी, और कुछ कहना चाह रही थी आप, या? उमा को बहुत बहुत धन्यवाद। उमा, आपने बहुत अच्छी समीक्षा और बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत विस्तृत बात, बहुत सुंदर समीक्षा हो गई। अब इसके ऊपर क्या कहना फिर। बहुत अच्छे समीक्षा। नहीं, अगर और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहें। अभी हमारे बीच पामेला घोष दत्ता भी जुड़ गई हैं, और पूरे भी कोई अगर आप कुछ कहना चाहें
तो स्वागत है। सबसे बड़ी बात है जूही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सहयोग ये बहुत सार्थक प्रयास है सहयोग का, क्योंकि जब हम लोग सब अभी और जमशेदपुर में इस तरह के संक्रमण की बात जब बढ़ रही है और सब हम लोग डर के भय से घर में बंद हैं, वैसी स्थिति में पूरे समाज को विभिन्न कहानियों के माध्यम से जी लेने की यह जो परिपाटी शुरू हुई है, ये सचमुच में शाम को सुहावनी बना रही है। और आने वाले समय में हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन करना है और किस दिशा की ओर हमें समाज को मोड़ना है, इसके लिए भी ये कथाकार हमें दिशा दिखा रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं सबसे बड़ा ये सबसे ज्यादा जो धन्यवाद दूंगी वो सहयोग के इस मंच को है और इन कथाकारों को जो इस बंदी में भी इस तरह से समाज के विषय में सोच के समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं कि आइए बैठिए और गुने कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं और हमें क्या होना बाकी है। तो इसीलिए ये आज तीनों ही कहानियां जो हैं वो बहुत सटीक हैं आज के परिवेश में, और इन तीनों कहानियों के माध्यम से इतनी देर से मैं जो चुप बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था कि मैं कहानीकार तो नहीं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो एक संदेश मन को छू रहा है वो अनिरुद्ध जी ने तो एक समस्या नहीं कई समस्याओं की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया। और हमारी जो उम्र है इसमें हम नई पीढ़ियों को इस समस्याओं से गुजरते हुए देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और हाथी कहानी भी वैसी ही, विद्या दी ने जो माँ का संताप दिखाया वो भी हम लोग को इस उम्र में आके सोचने पर मजबूर कर रही है। इसीलिए मैं तो कथाकारों को धन्यवाद के साथ साथ सहयोग की अध्यक्ष को भी धन्यवाद देती हूँ कि तुम्हारे मन में ये बातें आती हैं और हम लोग की शाम को एक सार्थक दिशा दे देती है। धन्यवाद मुदिता दी, बहुत बहुत आभार आपका। आप सबों के सहयोग से ही यह मंच है, सहयोग आपका हमेशा सबों का मिलता रहता है। और आज की यह कथा गोष्ठी सचमुच बहुत सार्थक और सफल मानी जाएगी, क्योंकि तीनों ही कहानियाँ इस ऐतिहासिक काल में लिखी गई कहानियाँ थीं और बहुत ही इस वक्त को हमें कहना चाहिए, इस कोरोना काल को याद किया जाएगा इतिहास में और साहित्य जगत में निश्चित रूप से ही कहानियाँ ही हैं जिनको लोग मानेंगे कि अच्छा, कहानी के माध्यम से ही लोग जानेंगे कि ऐसा भी वक्त आया था। आज विद्या तिवारी जी दीदी ने जो अपनी कहानी प्रस्तुत की और त्रिपाठी जी ने जिस तरह की कहानी प्रस्तुत की, सचमुच हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ रेणुश्री अस्थाना जी को भी। और ये इंदिरा कुछ कहना चाहती हैं। स्वागत है इंदिरा, कार्यक्रम अब ख़त्म ही हो चला है, लेकिन बहुत स्वागत है, आप अपने विचार रख सकती हैं। जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अनिरुद्ध सर की कहानी में जो एक पात्र माला आई है, तो ये माला जो है ये हमारे आसपास, हम सभी के आसपास कोई ना कोई माला जरूर है और कभी ना कभी हमें इंगित भी कराती है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम उस पे ध्यान दें और उस पे अमल करें। तो वो माला का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अनिरुद्ध जी, आप कुछ अपनी कहानी के बारे में कहना चाहते हैं? श्रोताओं की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है, आप कुछ म्यूट है सर का। हाँ, सर का म्यूट है माइक। हाँ, आप कुछ बोले दो सब। हाँ बोलिए पूर्वी। हम बोल रहे कि कोरोना का जो नकारात्मक दृश्य चारों ओर दिख रहा है, उसमें एक सकारात्मक सोच ये है कि हम लोग वर्चुअल में सब मिल रहे हैं और अपने अपने घर में बैठ के इतना सुंदर एक माहौल तैयार किया गया। खास करके कथाकार और जो समीक्षा कर रहे उन सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से आज के एक सुंदर शाम हमारे सामने देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पूर्वी।
मैं अनिरुद्ध कुछ कहना त्रिपाठी चाहता जी, हूँ। हाँ कहिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जोई जी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक, तो हमें मैं कुछ खास नहीं करना, समय भी हो गया है। आवाज आ रही है। मैं कहना, पहले तो सहयोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और खास करके एक तरह से देखा जाए तो कहानियाँ 3 रूपों में भले रही हों, हमारी हों या विद्या जी की और रेणु जी की, मैं उन दोनों को बहुत बहुत अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, शुभकामना भी देना चाहूँगा, क्योंकि तीनों कहानियाँ एक बात तो अवश्य स्पष्ट कर रही हैं कि आज मनुष्य क्रमशः मरते जा रहा है। मनुष्य का जो भीतर आदमी है वो मर रहा है। भले विकास हो, बौद्धिक विकास हो रहा है, शिक्षा के स्तर पर सभ्यता का विकास, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं कहीं भीतर में आदमी क्रमशः मरते जा रहा है। तो ये सबसे कठिन चुनौती आज के साहित्यकारों के सामने है। मनुष्य को फिर कैसे जिंदा किया जाए, मनुष्य को कैसे जीवित रखा जाए, मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए, ये सबसे कठिन चुनौती है। हेलो। ये सारी समस्याएं, चाहे वो दुख का एहसास में उभरा हो या हाथी, ये कहीं न कहीं हमारे भीतर को हमने मनुष्य को खो दिया है, और उस मनुष्य को खो देने की वजह से सारे समस्याएं खड़ी हो गई है। ये कोरोना की स्थिति में के संदर्भ में जो कहानी आई, दुख का एहसास, नहीं आया है, पता नहीं क्या है। तो ये कुल मिला करके वो मैसेज वही है, किसी तरह से, और साहित्यकार का उद्देश्य भी उसी मनुष्य को पुनर्जीवित करना, जिसका कोई जाति नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उस अन्य व्यक्ति को विभिन्न रूपों में व्यक्त करना है, तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मुझे दोनों कहानियां बहुत अच्छी लगी, विद्या जी का और स्थाना जी का हाथी। तो आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ शुभकामना, और जूही जी को खास करके आभार कि उन्होंने हमें इसी बहाने याद किया और अपने मन से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम यहीं सब खत्म होता है। आप सबों को आज की इस शाम को यादगार बनाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा, जमशेदपुर याद आया, आप लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा आया, आज की शाम अच्छी हो गई। हाँ, रेणु जी, आपके आने से सहयोग मंच का की गरिमा बढ़ गई है, और हम लोग तो बहुत बड़ी बात नहीं, और त्रिपाठी जी तो अपने शहर में रहकर भी इतने दुर्लभ हैं कि आज जुड़ने के बाद बहुत ही उनके आने से बहुत अच्छा लगा, और अपने परिवार की ही सदस्य विद्या दी को क्या धन्यवाद दूँ। आप तो संयोजक ही हैं पूरे कार्यक्रम की। फिर आप सबों को एक बार पुनः आभार जी, धन्यवाद।